नमस्कार साथियों, कलाम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इस इंडियन पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये इंडियन पॉलिटी से संबंधित हमारी कॉन्सेप्ट क्लास भी है और पीवाईक्यू क्लास भी है, जिसके संबंध में हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद में उससे संबंधित अगर कोई पीवाईक्यू है तो उसका सॉल्यूशन जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी जो पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था साथियों, डीपीएसपी के बारे में पढ़ रहे थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमने देखा था कि डीपीएसपी का जो भाग है, अगर हमारे संविधान की बात की जाए तो हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। उस कुल 22 भाग में से जो भाग संख्या 4 है वो भाग संख्या 4 किससे संबंधित है, वो डीपीएसपी से संबंधित है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें यानी आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो किससे संबंधित है, वो डीपीएसपी से संबंधित है। तो पिछली जो डीपीएसपी की 2 क्लासें हुई हैं उसमें हमने क्या देखा था, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उनके बारे में जान लिया है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसी से संबंधित कुछ विविध जो बचे हुए हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो साथियों, हमने देखा था कि अगर हम आर्टिकल 37 की बात करें, हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 37 की बात करें तो 37 में ये बताया था कि डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी है शासन संचालन के मूलभूत तत्व है, फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ गवर्नेंस। और राज्य क्या करने वाला है, विधि के द्वारा इन जो शासन के जो मूलभूत तत्व हैं उनका क्रियान्वयन करना, ऐसा राज्य का क्या होगा साथियों, कर्तव्य होगा। तो ये किस प्रकार का कर्तव्य है, एक नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि हमारा जो डीपीएसपी का जो अध्याय है वो क्या है, एवाद योग्य है, अपरिवर्तनीय है। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ, इसका उल्लंघन की स्थिति में हम कहाँ पे नहीं जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो हेडिंग लिखा है साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। अब देखो, अगर हम बात करें हमारे संविधान की तो संविधान में जितने भी जो डीपीएसपी लिखे हुए हैं उन डीपीएसपी का किसी भी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया गया है। अर्थात हमारी संविधान सभा ने जो डीपीएसपी का जो अध्याय लिखा उसमें किसी भी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया। लेकिन अगर हम डीपीएसपी में जो उल्लेखित प्रावधान हैं, जो प्रोविज़न लिखे हुए हैं, उनको देखा जाए तो उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के अंदर विभाजित कर सकते हैं। उनको अलग अलग विचारधाराओं के अंदर हम विभाजित क्यों कर सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, हमारे संविधान सभा की पृष्ठभूमि को देखना होगा। अगर हम बात करें हमारी संविधान सभा की, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो लोग थे या जो उसके सदस्य थे साथियों, ये सदस्य ना केवल अलग अलग क्षेत्रों से अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अपितु ये सदस्य क्या कर रहे थे, अलग अलग विचारधाराओं, ये सदस्य क्या कर रहे थे, अलग अलग विचारधाराओं का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे, विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। कौन कौन सी मुख्य रूप से ये कौन कौन सी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक विचारधारा की बात करें तो नंबर 1 पर हम लिख सकते हैं उदारवाद, उसके बाद में नंबर 2 पर कौन सी विचारधारा साथियों, समाजवाद, और नंबर 3 पर हम कौन सी विचारधारा लिख सकते हैं, गांधीवाद। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमारे संविधान के अंदर जो डीपीएसपी के अध्याय के अंदर जो प्रोविज़न लिखे हुए हैं उन प्रोविज़नों को हम विचारधारा के आधार पर कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 को हमने लिखा है उदारवाद, नंबर 2 को हमने लिखा है समाजवाद और नंबर 3 को लिखा हमने गांधीवाद। इस आधार पर अलग अलग प्रोविज़न इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा में जो लोग थे, जो सदस्य थे, वो अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो जिस प्रकार की विचारधाराओं के लोग थे उन्होंने उसी प्रकार के जो प्रोविज़न है उनका सुझाव दिया। तो उसी संदर्भ में हमारे डीपीएसपी के चैप्टर में उसी प्रकार के प्रोविज़न जोड़े गए। सबसे पहले तो हम इस उदारवादी प्रावधान, समाजवादी प्रावधान और गांधीवादी प्रावधान जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उदारवाद शब्द का क्या तात्पर्य है, समाजवाद शब्द का क्या तात्पर्य है और गांधीवाद शब्द का क्या तात्पर्य है। तो अगर हम बात करें उदारवाद में क्या होता है, उदारवादी विचारधारा इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति क्या है, अपने मन और शरीर का मालिक है। अर्थात ये हुआ कि उदारवादी विचारधारा किसको महत्वपूर्ण मानती है, उदारवादी विचारधारा व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानती है
ये मानती हैं कि इंडिविजुअल आर मोर इम्पोर्टेंट देन सोसाइटी, अर्थात जो व्यक्ति है वो समुदाय की तुलना में महत्वपूर्ण है। और ये व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है? ये व्यक्ति है जिसको क्या चाहिए साथियों? स्वतंत्रता चाहिए। जिसको क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए। जो उदारवादी विचारधारा है वो उदारवादी विचारधारा स्वतंत्रता एवं समानता, स्वतंत्रता एवं समानता में से प्रायोरिटी पे किस पर को रखती है? वो प्रायोरिटी पे रखती है साथियों फ्रीडम को। उसके अलावा ये किसकी बात करती हैं? ये व्यक्ति की समताओं की बात करती हैं। उदारवादी विचारधारा किसकी बात करती हैं? प्रतिस्पर्धा की बात करती हैं। किसकी बात करती हैं? प्रतिस्पर्धा की बात करती हैं। उदारवादी विचारधारा और क्या मानती है? ये संविधानवाद की बात करती है। किसकी बात करती है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करती है या सीमित सरकार की बात करती है। इसका तात्पर्य है कि जो सरकारें हैं वो सरकारें क्या होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए, उसकी शक्तियाँ सीमित होनी चाहिए। और किससे सीमित होनी चाहिए? लोगों के अधिकारों से। तो उदारवादी किसकी बात करते हैं? अधिकारों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अधिकारों की बात करते हैं। तो ये तो हो गया साथियों उदारवाद। उदारवाद किसकी बात करता है? व्यक्ति की बात करता है, स्वतंत्रता को प्राथमिकता पर रखता है और व्यक्ति की क्षमताओं एवं समताओं की बात करता है, और संविधानवाद की बात करता है, लोगों के अधिकारों की बात करता है। उसके अलावा जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं वो समाजवादी विचारधारा के लोग क्या मानते हैं? कि समुदाय महत्वपूर्ण है, कि कम्युनिटी आर मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल, यानी कि समुदाय महत्वपूर्ण है किसकी तुलना में? व्यक्ति की तुलना में। और जो समाजवादी लोग हैं ये मानते हैं कि समाज की जो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है वो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? आर्थिक गतिविधि है। आर्थिक गतिविधि इसलिए है क्योंकि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किससे जुड़ता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ता है, इसीलिए जो आर्थिक संसाधन है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार से होना चाहिए ताकि इस संसाधन की सहायता से हम क्या कर सके साथियों? समुदाय की भलाई कर सके, समुदाय की भलाई कर सके, यानी कि कम्युनिटी का वेलफेयर कर सके। ऐसा कौन मानते हैं? समुदायवादी मानते हैं। क्योंकि ऐसा कौन मानते हैं? समाजवादी मानते हैं। क्योंकि समाजवादी ये मानते हैं कि अगर हमें स्वतंत्रता और समानता में से महत्वपूर्ण मानना है तो महत्वपूर्ण ये किसको मानते हैं? ये महत्वपूर्ण मानते हैं समानता को। किसको मानते हैं? समानता। और समानता में भी कौन सी समानता? आर्थिक समानता की बात करते हैं, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात कौन करते हैं? समाजवादी बात करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें गांधीवाद की, तो गांधीवाद का तात्पर्य है कि जो गांधी जी की जो विचारधाराएं थी उसी को हम क्या बोलते हैं साथियों? गांधीवाद बोलते हैं। गांधी जी किस प्रकार के विचारों को लेकर आगे बढ़ते थे? गांधी जी बात करते थे राम राज्य की। किसकी बात करते थे? राम राज्य की बात करते थे। राम राज्य का तात्पर्य हुआ भगवान राम का राज्य नहीं, अपितु राम राज्य शब्द का तात्पर्य है कि एक ऐसा राज्य हो जहाँ पे लोग क्या हो? स्वयं नियंत्रित हो, जहाँ पे लोग क्या हो? आत्म अनुशासित हो। अर्थात व्यक्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए, अपितु व्यक्ति क्या हो? अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखता हो, उस के ऊपर किसी के नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गांधी जी क्या मानते थे? जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार का है साथियों? नैतिक है। व्यक्ति को किस प्रकार का मानते थे? नैतिक है। जब व्यक्ति नैतिक है तो इस पर किसी प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा गांधी जी कौन सी विचारधारा को आगे लेके बढ़ते थे? वो सर्वोदय की बात करते थे। इसका तात्पर्य है कि वो बात करते थे कि इस प्रकार का समाज हो जिसके अंदर समाज के सभी वर्गों का क्या होना चाहिए? उत्थान होना चाहिए। कोई गरीब नहीं होना चाहिए, कोई अमीर नहीं होना चाहिए, कोई भी क्या व्यक्ति अगड़ी जाति या पिछड़ी जाति जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, अपितु समाज के सभी लोगों का क्या होना चाहिए? उत्थान होना चाहिए। समाज के सभी लोगों का क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए। और गांधी जी ने राम राज्य के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए या राम राज्य के कॉन्सेप्ट को व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने कौन सा शब्द बताया? उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की। किसकी बात की साथियों? ग्राम स्वराज की बात की, अर्थात ग्राम पंचायतों के संगठन को आगे बढ़ाने की बात की। तो ये तो अभी तक तो हमने देखा कि जो नीति निर्देशक तत्व है उन नीति निर्देशक तत्वों को अगर विचारधाराओं के आधार पर हम बांटने का प्रयास करें तो 3 भागों में बांट सकते हैं: उदारवाद, समाजवाद और गांधीवाद। अभी तक हमने ये देखा कि समाजवाद शब्द का क्या तात्पर्य है?
उदारवाद शब्द का क्या तात्पर्य है और गांधीवाद शब्द का क्या तात्पर्य है। अब हम जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ चुके हैं, उन्हीं को हम देखेंगे कि कौन सा जो आर्टिकल है वो कौन सी विचारधारा से संबंधित है। तो जब आर्टिकल हमने पहले से रट रखे हैं या पहले से हमने याद कर लिए हैं, तो अब हम इनको विचारधाराओं के आधार पर क्या करते हैं साथियों, विभाजित करते हैं। अगर हम बात करें उदारवादी विचारधारा, तो आर्टिकल अगर 44 की बात करें, आर्टिकल 44 की बात करें, जिसके अंदर किससे संबंधित थे, प्रावधान थे, समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान थे। जो उदारवादी लोग होते हैं वो उदारवाद किसको मानता है, विधि के शासन को मानता है, और विधि के शासन में भी किसको मानता है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अर्थात ये मानता है कि सभी लोगों के लिए कानून क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। इसीलिए क्या होना चाहिए, जो पर्सनल लॉ है, देश के सभी नागरिकों के लिए जो पर्सनल लॉ है, जो व्यक्तिगत कानून है, जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित जो कानून है, वो भी क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। इसीलिए आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड हो जाएगा, उदारवादी विचारधारा से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 45 की, उसके बाद में आर्टिकल 45 किससे रिलेटेड था, बच्चों से रिलेटेड था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर किया जाएगा और बच्चों को क्या दी जाएगी साथियों, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी 6 वर्ष से पहले तक। तो अगर हमें बात करें उदारवाद की, तो उदारवाद बात करता है व्यक्ति की गरिमा की। उदारवाद किसकी बात करता है, व्यक्ति की गरिमा की। अगर हमें बच्चे की गरिमा की हमें सुरक्षा करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर देना पड़ेगा और बच्चों को शिक्षा देना पड़ेगा, ताकि वो क्या कर सके, गरिमा में पूर्ण जीवन जी सके। उसके बाद में आर्टिकल बात करें हम साथियों, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 के अंदर क्या लिखा है, जो कृषि है और जो पशुपालन है, कृषि एवं पशुपालन का क्या करेंगे हम, इसके अंदर आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके एग्रीकल्चर और हैजबेंड्री सेक्टर को हम क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जब इसमें शब्द क्या लिखा है, आधुनिक लिखा है और वैज्ञानिक पद्धति। उदारवाद किसको मानता है, उदारवाद मानता है विवेकशीलता को। उदारवाद किसको मानता है, उदारवाद मानता है साथियों आधुनिकता को। उदारवाद ये मानता है कि क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक क्रांतियाँ होनी चाहिए। तो जो पुनर्जागरण के बाद में औद्योगिकरण के बाद में जो वैज्ञानिक क्रांतियाँ हुई, वो किससे संबंधित है, उदारवाद से संबंधित है। तो कृषि के अंदर जो आधुनिकता की बात की जा रही है, कृषि के अंदर जो साइंटिफिक मेथड की बात की जा रही है, वो किससे संबंधित हो जाएगा, उदारवाद से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 48 का जो प्रोविजन ए है, उसमें क्या था, इन्वायरमेंट से पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई थी। इसके अलावा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण की बात की गई थी। अब देखो, उदारवादी किसकी बात करते हैं, गरिमामय जीवन की बात करते हैं। गरिमामय जीवन हम तब जी पाएंगे जब क्या लेंगे, हम शुद्ध हवा लेंगे, और शुद्ध हवा हम तब ले पाएंगे जब हमारा पर्यावरण क्या होगा साथियों, शुद्ध होगा। इसका तात्पर्य है कि उदारवादी क्या मानते हैं कि इस उदारवादी पर्यावरणवाद की भी बात करते हैं, अर्थात जो पर्यावरण है उसका क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। उस पर्यावरण के अंदर क्या होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट का भी क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन होना चाहिए। उसके अलावा जो आर्टिकल 49 है, वो 49 किससे संबंधित था, जितने भी जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, पैलेसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जो वस्तुएं हैं, उनका क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। यानी जो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी वस्तुएं हैं और राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्थान हैं, उनका क्या किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो ये भी किससे संबंधित हो जाएगा, उदारवाद से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि जो उदारवादी विचारधारा है वो संस्कृति को मानती है, जबकि समाजवाद कल्चर को नहीं मानता है। उसके बाद में बात करें अगर हम आर्टिकल 50 की, जिसके अंदर क्या था कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में क्या होगा, पृथक्करण होगा। तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत को कौन मानता है साथियों, उदारवाद मानता है, क्योंकि शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो किससे जुड़ा हुआ है, संविधानवाद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मानता है कि शक्तियाँ किसी एक केंद्र में नहीं होनी चाहिए, अपितु शक्तियाँ क्या होनी चाहिए साथियों, पृथक होनी चाहिए, इन्हें बटी भी होनी चाहिए, इन्हें सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। उसके बाद में आर्टिकल 51 की बात करें, जिसके अंदर क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की गई है। तो उदारवादी जो विचारधारा है उसका अगर अंतर्राष्ट्रीय पक्ष देखा जाए, जिसको हम आदर्शवाद भी बोलते हैं या उदारवाद बोलते हैं, वो आदर्शवाद और उदारवाद किसकी बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है।
तो ये जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है साथियों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किससे रिलेटेड हो जाएंगे, ये उदारवादी विचारधारा से रिलेटेड हो जाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें समाजवादी विचारधारा, उसके बाद में हम बात करें समाजवादी विचारधारा की बात करें, तो समाजवादी विचारधारा से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। एक तो आर्टिकल 38 की बात कर ली जाए। आर्टिकल 38 के अंदर क्या लिखा था कि राज्य क्या करेगा, लोगों के कल्याण में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, समुदाय की भलाई करने का प्रयास करेगा, लोगों के कल्याण करने का प्रयास करेगा। क्यों प्रयास करेगा, ताकि समाज में क्या किया जा सके, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। उसके अलावा राज्य क्या करेगा साथियों, राज्य सोसाइटी के अंदर जो असमानता है उस असमानता को क्या करेगा, समाप्त करने का प्रयास करेगा। और जो समाजवादी हैं वो किसकी बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। उसके अलावा जो आर्टिकल 39 के जितने भी क्लोज हैं वो सभी क्लोज किससे संबंधित हो जाएंगे, समाजवाद से संबंधित हो जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें आर्टिकल 39 का बी और आर्टिकल 39 का सी, तो सीधा सीधा समाजवाद की डेफिनेशन ही है। वो तो क्या है साथियों, क्योंकि आर्टिकल 39 बी में क्या लिखा था कि देश के जो भौतिक संसाधन हैं उन देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाएगा ताकि हम समुदाय की भलाई को सुनिश्चित कर सके। और ऐसी डेफिनेशन किसकी बोल रही है साथियों, समाजवाद की है। आर्टिकल 39 सी में क्या था, आर्टिकल 39 सी के अंदर लिखा हुआ था कि क्या किया जाएगा साथियों, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था का संचालन हम इस प्रकार से करेंगे ताकि हम क्या कर सके, जो धन है यानी वेल्थ है और जो उत्पादन के साधन है यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या नहीं हो, लाभकारी हाथों में केंद्रित नहीं हो। अर्थात उन संसाधनों का उपयोग किसके लिए होना चाहिए, समुदाय की भलाई के लिए होना चाहिए, वो लाभकारी हाथों में नहीं जाने चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 39 का जो कैपिटल है जिसके अंदर निःशुल्क न्याय की बात की जा रही थी, इक्वल जस्टिस की बात की जा रही थी। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 में क्या था कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमताओं एवं विकास की सीमाओं के भीतर क्या करने वाला है, लोगों को काम पाने का अधिकार देगा, लोगों को शिक्षा का अधिकार देगा, लोगों को सहायता देगा। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 42 जिसके अंदर क्या हुआ साथियों कि कार्य करने की जो दशाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, मानवोचित होनी चाहिए और जो महिलाएं हैं उनको क्या दी जाएगी, प्रसूति सहायता दी जाएगी। ये भी किससे संबंधित हो जाएगा, प्रोविजन समाजवाद से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल हम 43 की बात करें तो आर्टिकल 43 में क्या बोला गया था कि इन लोगों को क्या मिलना चाहिए, निर्वाह योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए। तो निर्वाह योग्य मजदूरी ताकि क्या कर सके साथियों, वो अपना जीवन व्यापन अच्छे से कर सके। तो ये भी किससे संबंधित हो जाएगा, समाजवाद से। उसके बाद में आर्टिकल 43 का क्लोज ए की बात की जाए तो ये क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को प्रबंधन की जो भागीदारी है, प्रबंधन की गतिविधि में क्या करना है, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है ताकि क्या किया जा सके, श्रमिकों की भी भलाई हो सके और मालिकों की भी भलाई हो सके। तो जो काम से संबंधित अधिकार हैं, क्योंकि समाजवादी क्या बोलते हैं साथियों, आर्थिक समानता की बात करते हैं, वो ये बात करते हैं कि समाज के अंदर जो संसाधन है वो संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार से हो ताकि सभी लोगों के बीच में लगभग क्या हो साथियों, इक्वलिटी हो। अर्थात समाजवादियों को चिंता इस बात की है कि एक तरफ तो सिटी मॉल नहीं होना चाहिए और एक तरफ झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। जो इतनी ज़्यादा असमानताएं हैं उनको बर्दाश्त कौन नहीं करते हैं साथियों, समाजवादी या मार्क्सवादी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपितु वो किसकी बात करते हैं, आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं। क्योंकि अगर हम इक्वलिटी सोसाइटी के में स्थापित नहीं कर पाएंगे तो स्वतंत्रता है वो कुछ ही लोगों का हथियार बन के रह सकता है। उसके बाद में अगर हम आर्टिकल 47 की बात कर ले जिसके अंदर क्या किया गया है कि राज्य क्या करेगा, लोगों को अच्छा पोषण स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा और लोगों को क्या देगा साथियों, लोक स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करने का प्रयास करेगा। क्योंकि समाजवादी मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है इसका तात्पर्य ये है कि राज्य अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभा पा रहा है। तो ये हमने देख लिए समाजवादी प्रावधान। प्रीलिम्स एग्जाम में साथियों मुश्किल से ही कभी ऐसा पूछा जाता है क्योंकि ये हार्डकोर डिवीज़न करना मुश्किल है, क्योंकि कौन सा आर्टिकल समाजवाद से जुड़ा हुआ है, कौन सा
विचारधारा मतलब उदारवाद से जुड़ी हुई है, कौन सा आर्टिकल उदारवाद से जुड़ा हुआ है, कौन सा आर्टिकल समाजवाद से जुड़ा हुआ है, ऐसा हार्डकोर डिवीजन करना मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान समय में ये विचारधाराएं एक दूसरे में मिश्रित होती जा रही है। अर्थात ये हुआ कि कुछ उदारवाद ने क्या कर लिया, कुछ तत्व कहाँ से ले लिए साथियों, समाजवाद से ले लिए, और समाजवाद ने कुछ तत्व कहाँ से ले लिए, उदारवाद से ले लिए। लेकिन फिर भी मेंस में अगर लिखना है तो ये आर्टिकल हम कॉन्टेक्स्ट देके लिख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं गांधीवाद की। मैंने कहा था कि गांधी जी किसकी बात करते थे साथियों, ग्राम स्वराज की बात करते थे। अगर ग्राम स्वराज की बात करते थे, ग्राम के अंदर, गाँव के अंदर स्वराज की स्थापना करने के लिए, यानी कि गांव के अंदर खुद गांव के लोगों का शासन होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो अगर राजनीतिक पक्ष की बात की जाए, अगर पॉलिटिकल डायमेंशन की बात की जाए तो वहाँ पे क्या देना होगा, वहाँ पे पंचायती राज की स्थापना करनी होगी, अर्थात पंचायत संगठनों की स्थापना करनी होगी। तो आर्टिकल 40 के अंदर क्या लिखा है, ग्राम पंचायतों का संगठन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो किस प्रकार की विचारधारा से संबंधित हो जाएंगे, गांधीवादी विचारधारा से संबंधित हो जाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्थिक आयाम की, इकोनॉमिक डायमेंशन की अगर हम बात करें, तो हम बात करें गाँवों के अंदर किस प्रकार का उद्योग है साथियों, एग्रीकल्चर। गाँवों के अंदर क्या है, पशुपालन। गाँवों के अंदर किस प्रकार की इकोनॉमी है साथियों, यहाँ पे कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने का जो इनके प्रोत्साहन से संबंधित जो प्रोविजन हो जाएंगे, वो प्रोविजन किससे संबंधित हो जाएंगे, गांधीवाद से। तो गांधी जी ने आर्टिकल 43 के अंदर, हमारा संविधान आर्टिकल 43 में क्या बोलता है कि कुटीर उद्योगों को क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना किससे संबंधित हो जाएगा, गांधीवाद से संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 46 के, अगर हम 43 के बी प्रोविजन की बात कर ले, सहकारी समितियों की बात कर ले, तो सहकारी समितियां किससे संबंधित है साथियों, वो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है, क्योंकि इसमें सभी लोग आपस में जुड़ के क्या करते हैं, विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल अगर हम 46 की बात करें, जिसके अंदर राज्य क्या करेगा, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, अर्थात जो एससी, एसटी और अदर वीकर सेक्शन है, उनके शैक्षणिक हितों को और उनके आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने का राज्य प्रयास करेगा। तो गांधी जी किसकी बात करते थे, गांधी जी सर्वोदय की बात करते थे। इसका तात्पर्य है कि समाज के सभी जो वर्ग हैं उनको ऊपर उठा के समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। ऐसा कौन मानते थे साथियों, गांधी जी मानते थे। इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 48 की बात करें, जिसके अंदर क्या किया गया है, जो मदपान है उस मदपान पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, यानी शराबबंदी की बात की गई है। तो गांधी जी व्यक्ति को किस प्रकार का मानते थे, नैतिक मानते थे। गांधी जी हमेशा सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। अगर सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे, इसका तात्पर्य है कि आपकी स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, और कुछ प्रतिबंध लगाने का तात्पर्य है कि शराबबंदी की जा सकती है। तो ये प्रोविजन किससे संबंधित थे साथियों, गांधीवाद से संबंधित प्रोविजन थे। तो हमने क्या देखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि इसको 3 भागों में हमने बांटने का प्रयास किया है, एक उदारवाद, एक समाजवाद और एक गांधीवाद। मैंने कहा कि कोई हार्डकोर डिवीजन संभव नहीं है, फिर भी विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के अंदर इनका डिवीजन मिलता है। तो ये हमने देख लिए हैं। इसमें आपको ये आर्टिकल ध्यान में रखना है कि कौन सा आर्टिकल किसको प्रदर्शित करता है, कौन सी विचारधारा को प्रदर्शित करता है। आगे है साथियों FR यानी कि फंडामेंटल राइट्स एवं DPSP में अंतर। अब हमने क्या कर लिया है, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर भी पढ़ लिया है, हमने DPSP का चैप्टर भी पढ़ लिया है। तो हम ये देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो हम इसको सारणी की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें जो फंडामेंटल राइट्स की बात करें, यानी कि मौलिक अधिकारों की बात करें, तो मौलिक अधिकार कौन सी विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं साथियों, ये उदारवादी विचारधारा से संबंधित है या उदारवादी दर्शन से संबंधित है, उदारवादी विचारधारा या उदारवादी दर्शन से संबंधित है। जबकि जो DPSP है, ये DPSP क्या है, विभिन्न विचारधाराओं को प्रदर्शित करते हैं या विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। DPSP किस प्रकार से करते हैं वो देख लेते हैं। अब देखो,
फंडामेंटल राइट्स यानी अधिकार क्या होते हैं? व्यक्ति के दावे होते हैं। अधिकार किसके दावे होते हैं? व्यक्ति के दावे होते हैं। और उदारवाद भी किसको महत्वपूर्ण मानता है? उदारवाद भी किसको महत्वपूर्ण मानता है साथियों? व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। तो अधिकार का जो अध्याय है यानी जो फंडामेंटल राइट्स का जो अध्याय है वो कौन सी विचारधारा से संबंधित हो गया? उदारवादी विचारधारा से संबंधित हो गया। जबकि जो डीपीएसपी है वो डीपीएसपी क्या है? विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस प्रकार से अभी हमने देखा है कौन कौन सी विचारधाराएं, जैसे उदारवादी प्रोविजन भी है, इसके अंदर समाजवादी प्रोविजन भी है, इसके अंदर गांधीवादी प्रोविजन भी है, इसके अंदर पर्यावरणवाद की भी बात की गई है, यानी कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की भी बात की गई है। इसके अंदर किसकी बात की गई है? इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयवाद की भी बात की गई है। अर्थात ये हुआ कि हमारा जो डीपीएसपी का चैप्टर है वो विभिन्न विचारधाराओं को क्या करता है? विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि जो फंडामेंटल राइट्स है मुख्यतः कौन सी विचारधारा पर आधारित होते हैं? अधिकार मुख्यतः कौन सी विचारधारा पर आधारित होते हैं? अधिकार उदारवादी विचारधारा पर आधारित होते हैं। उसके बाद में अगर इनकी प्रकृति की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं नकारात्मक प्रकृति के, नकारात्मक प्रकृति के। जबकि जो डीपीएसपी है साथियों वो डीपीएसपी सकारात्मक प्रकृति के हैं। ये कैसे हैं इसको देख लेते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकारों के अध्याय में राज्य हमसे कुछ छीन नहीं रहा है, मौलिक अधिकारों के अध्याय में राज्य हमसे कुछ छीन नहीं रहा है, लेकिन साथियों हमें कुछ भी दे भी नहीं रहा है। अर्थात जो विधि के समक्ष समता है, अगर अमीर है, गरीब है, अंबानी का बेटा है, किसान का बेटा है, सभी को क्या समझा जाएगा? एक समान समझा जाएगा। यानी कि सबको जब एक समान समझा जाएगा तो उस कंडीशन में राज्य जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए वहाँ पे कोई विशेष प्रकार के प्रयास नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम नकारात्मक कॉन्सेप्ट मानते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है, जबकि एक सकारात्मक कॉन्सेप्ट है। सकारात्मक कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि डीपीएसपी के चैप्टर में राज्य क्या करता है? लोगों के कल्याण करने का प्रयास करता है, राज्य लोगों के उत्थान करने का प्रयास करता है, राज्य लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, राज्य समाज में क्या करता है? सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। अब देखो दो अंतर देख लिया, अगला अंतर साथियों अगर हम इसकी बात करें तो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर होता है या फंडामेंटल है वो राइट्स हैं वो क्या है? वाद योग्य हैं। वाद योग्य होने का तात्पर्य है अगर इनका उल्लंघन किया जाता है तो आर्टिकल 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके तहत आप कहाँ पे जा सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो और वहाँ से क्या कर सकते हो साथियों? उपचारों का अधिकार मांग सकते हो। जबकि जो डीपीएसपी है वो डीपीएसपी क्या है? अवाद योग्य है, परिवर्तनीय नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल है। इसका तात्पर्य है इसमें आपको आर्टिकल 32 जैसे कोई प्रोविज़न नहीं मिलेंगे। अर्थात डीपीएसपी के अंदर लिखे कोई प्रोविज़न है अगर उनका न्यायपालिका द्वारा क्या किया जा रहा है, कार्यपालिका एवं विधायिका द्वारा क्या किया जा रहा है? उल्लंघन किया जा रहा है, उस कंडीशन में आप कहाँ पे नहीं जा सकते हो? न्यायपालिका के पास में नहीं जा सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हमारे भारतीय संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित किए गए हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किया गया है। ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित किया गया है? भाग 4 में उल्लेखित किया गया है। नंबर 5 की अगर बात करें, क्योंकि ये वाद योग्य हैं, इसका तात्पर्य है कि ये विधिक प्रभाव रखते हैं। किस प्रकार का प्रभाव रखते हैं? विधिक प्रभाव रखते हैं। इसका तात्पर्य है कि इसको लागू करवाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को लागू करवाने के लिए किसी प्रकार की विधि के निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो अपने आप स्वतः ही क्या होते हैं साथियों? लागू होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या रखते हैं? विधिक प्रभाव रखते हैं, अर्थात इसको लागू करने के लिए किसी भी प्रकार की विधि निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु ये क्या होते हैं? स्वतः ही लागू होते हैं। अगर डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी किस प्रकार का प्रभाव रखता है? नैतिक प्रभाव रखता है। या किस प्रकार का प्रभाव रखता है? राजनीतिक प्रभाव रखता है। राजनीतिक प्रभाव इसलिए रखता है क्योंकि अगर सरकारों को पुनः सत्ता में आना है तो उसके लिए वो क्या करने वाली है? डीपीएसपी में जो प्रोविज़न लिखे हुए हैं उनको क्रियान्वयन करने वाली है या उनका इम्प्लीमेंटेशन करने वाली है। तो इसीलिए राजनीतिक प्रभाव है। और ये सरकारों पर एक प्रकार का विधिक प्रभाव नहीं है, अपितु नैतिक प्रभाव है, या सरकारों का नैतिक कर्तव्य है कि वो डीपीएसपी के अंदर जो प्रोविज़न लिखे हुए हैं उनको लागू करे। इसलिए डीपीएसपी क्या है? किस प्रकार का प्रभाव रखते हैं? नैतिक प्रभाव रखते हैं। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की बात करें तो फंडामेंटल
फंडामेंटल राइट्स किस प्रकार के लोकतंत्र की बात करता है साथियों? राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। जबकि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी क्या करता है साथियों? आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की बात करता है। आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की बात करता है। अगर इसकी बात की जाए, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, तो ये नागरिक अधिकारों की या सिविल राइट्स की बात करता है। जबकि जो डीपीएसपी है वो डीपीएसपी किस प्रकार के अधिकारों की बात करता है वो किस प्रकार के अधिकारों की बात करता है? सोशल यानी इकोनॉमिक एवं सोशल राइट्स की बात करता है, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की बात करता है। तो ये हमने जो डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर जो डिफरेंस है उन डिफरेंस को देखा है। हालांकि आगे जब हम पढ़ेंगे अभी तो मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात इसके अंदर विभाजन करना तर्कसंगत नहीं होगा। लेकिन उनके जो प्रोविजन हैं उन प्रोविजन में कौन कौन से डिफरेंस हैं उनको हमने देखा। उसके बाद में साथियों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स एवं डीपीएसपी के बीच में कौन कौन से विवाद आते हैं और उन विवाद के संबंध में न्यायपालिका द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण जजमेंट दिए जाते हैं, न्यायपालिका द्वारा महत्वपूर्ण कौन कौन से निर्णय दिए जाते हैं, उसको देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एवं डीपीएसपी के मध्य विवाद के संबंध में न्यायपालिका के महत्वपूर्ण कौन कौन से निर्णय हैं, कौन कौन से जजमेंट हैं। अब देखो साथियों, सबसे पहले ये जो विवाद होता है यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में जो सबसे पहले जो विवाद आता है वो विवाद आता है चंपकम दोहराई राजनवाद में। चंपकम दोहराई राजनवाद 1951 का है साथ। अब देखो, हालांकि पूरे डीपीएसपी हमने पढ़ लिए हैं, पूरे फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ लिए हैं, तो वही कॉन्टेक्स्ट में वापस में यूज होंगे कि आर्टिकल 37 की बात की जाए तो आर्टिकल 37 या डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी क्या है? शासन संचालन के मूलभूत तत्व हैं। जब डीपीएसपी शासन संचालन के मूलभूत तत्व हैं तो सरकारें क्या करेगी? इनको क्रियान्वित करने का प्रयास करेगी और उनके क्रियान्वित करने के लिए सरकारें क्या बनाएगी साथियों? विधि बनाएगी। तो इसी के संदर्भ में मद्रास सरकार द्वारा आर्टिकल 46 जिसमें क्या लिखा है कि राज्य के द्वारा, आर्टिकल 46 में क्या लिखा है कि राज्य के द्वारा जो समाज का जो एसी वर्ग है, जो समाज का जो एसटी वर्ग है और अदर वीकर सेक्शन उनके लिए क्या किया जाएगा? उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी उनके शैक्षणिक हितों को और उनके आर्थिक हितों का उत्थान करने का प्रयास किया जाएगा। तो मद्रास सरकार क्या करती है? आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक कानून बनाती है। आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मद्रास सरकार एक कानून बनाती है जिसके आधार पर क्या करती हैं कि जाति के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में जितने भी जो मद्रास के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनमें प्रवेश के लिए क्या कर दिया जाता है साथियों? रिजर्वेशन दे दिया जाता है, आरक्षण प्रदान कर दिया जाता है। मद्रास गवर्नमेंट क्या करती है? आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मद्रास राज्य के अंदर जितनी भी जो शैक्षणिक संस्थाएं थी उनमें क्या कर दिया जाता है? जाति के आधार पर, कास्ट के बेसिस पर क्या कर दिया जाता है? रिजर्वेशन दे दिया जाता है। जब यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन दे दिया जाता है तो चंपकम दोहराई राजन पूछते हैं कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। चंपकम दोहराई राजन कहाँ पे पूछते हैं साथियों? सुप्रीम कोर्ट में पूछते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में मद्रास सरकार द्वारा जो ये कानून बनाया जाता है इस कानून को चैलेंज किया जाता है। और चैलेंज किया जाता है, क्यों चैलेंज किया जाता है कि चंपकम दोहराई राजन दो फंडामेंटल राइट्स का आर्ग्यूमेंट देते हैं। दो फंडामेंटल राइट्स, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स का आर्ग्यूमेंट देते हैं कि मद्रास सरकार द्वारा जो ये विधि बनाई गई है वो विधि क्या कर रही है? मद्रास से संबंधित जो नागरिक है या वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनके कौन से आर्टिकल का उल्लंघन कर रही है? आर्टिकल 15 का और आर्टिकल 29 का जो क्लोज 2 है उसका उल्लंघन कर रही है। इसमें क्या लिखा हुआ था कि राज्य क्या करेगा? राज्य नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यथार्थ यहाँ पे क्या लिखा था? जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जबकि मद्रास गवर्नमेंट क्या कर रही थी? जाति के आधार पर भेदभाव कर रही थी। उसके बाद में अगर आर्टिकल 29 का क्लोज 2 देखा जाए तो उसमें लिखा था कि राज्य द्वारा जो वित्त पोषित जितने भी जो शैक्षणिक संस्थान होती है उनके अंदर प्रवेश में धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा
भाषा यानी लैंग्वेज, इन 4 के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। तो 4 आधार के अंदर एक जाति शब्द भी लिखा था। तो चंपकम दोराई ने जो आर्ग्यूमेंट दिया, उन्होंने बताया कि मद्रास सरकार द्वारा जो ये एक्शन लिया गया है वो नागरिकों के कौन से फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रही है, आर्टिकल 15 का और आर्टिकल 29 का जो क्लोज 2 है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो उसके संदर्भ में फिर सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो मद्रास सरकार द्वारा जो एक्शन लिया था, मद्रास सरकार के इस एक्शन को क्या कर दिया जाता है साथियों, खारिज कर दिया जाता है, या उसको क्या बता दिया जाता है, असंवैधानिक बता दिया जाता है, अनलीगल बता दिया जाता है। तो मद्रास सरकार का ये एक्शन क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो संघ की सरकार होती है, वो संघ सरकार क्या करती है, यानी कि हमारी जो संसद क्या करती है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया जाता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया जाता है। और उस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से क्या किया जाता है, हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल जोड़ा जाता है, आर्टिकल 15 का क्लोज 4 जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उसके अलावा 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, इस 9वीं अनुसूची के अंदर भूमि सुधार से संबंधित जो कानून है उनको जोड़ा जाता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में जो विवाद है, और उसके संदर्भ में चंपकम दोराई राजनवाद के अंदर पहला यानी कि फंडामेंटल राइट्स एवं डीपीएसपी के बीच में पहला विवाद कहाँ पे आता है, पहला विवाद आता है साथियों चंपकम दोराई राजनवाद में। उसमें क्या कर दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये बोल दिया जाता है कि आप डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आप डीपीएसपी को लागू करने के लिए किसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो ये बात तो था चंपकम दोराई राजन का, जिसमें किस आर्टिकल 46 के बीच में डिस्प्यूट था, और आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल 29 का क्लोज 2, इनके बीच में डिस्प्यूट था। तो उसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा बोला। अगले वाद की बात करें, अगला वाद है साथियों गोलकनाथवाद। अगला कौन सा वाद है, गोलकनाथवाद। ये संबंधित था पंजाब राज्य से। किससे संबंधित था साथियों, 1967 का वाद है। ये किससे संबंधित है, पंजाब से संबंधित। हुआ क्या कि 2 भाई थे, एक हेनरी गोलक और एक विलियम गोलक। ये कहाँ से थे साथियों, पंजाब के जालंधर के थे। इनके पास में कितनी हेक्टेयर भूमि थी, 500 हेक्टेयर भूमि थी। लेकिन क्या होता है, जब पंजाब सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, भूमि सुधार कानून लेकर आया जाता है, तो उन भूमि सुधार कानून के तहत इनकी क्या चली जाती है, जमीन चली जाती है। और फिर इस पंजाब सरकार के द्वारा जो भूमि सुधार कानून लेके आया गया था, उसको कौन सी अनुसूची में डाल दिया जाता है, 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है। ऐसा कौन से संविधान संशोधन के तहत किया जाता है, ऐसा 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत किया जाता है। जब गोलकनाथ की जमीन चली जाती है और जमीन के लिए जो पंजाब सरकार है उसके द्वारा क्या किया गया, भूमि सुधार कानून लाया गया। और इस भूमि सुधार कानून को क्या कर दिया गया साथियों, 17वें संविधान संशोधन की सहायता से क्या कर दिया गया, 9वीं अनुसूची के अंदर सम्मिलित कर दिया गया। जब इसको 9वीं अनुसूची के अंदर सम्मिलित कर दिया गया, तो उसके बाद में गोलकनाथ पहुंचे साथियों सुप्रीम कोर्ट। गोलकनाथ कहाँ पे पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ही ने, सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन का आर्ग्यूमेंट दिया। इन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो कार्य किया गया है उसकी सहायता से, अर्थात सरकार ने जो भूमि सुधार किया है उससे क्या हो रहा है, मेरे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 14 यानी विधि के समक्षमता, आर्टिकल 19 का क्लोज 1 उसका भी सब क्लोज एफ, इसके अंदर क्या था, संपत्ति का अधिकार था, यानी संपत्ति के क्रय एवं विक्रय करने की स्वतंत्रता थी। और आर्टिकल 31 में क्या लिखा था कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से विधि के प्राधिकार द्वारा ही वंचित किया जाएगा। और नंबर 2, अगर संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, पब्लिक पर्पस होना चाहिए। और उसको संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को क्या दी जाएगी, कंपनसेशन भी दिया जाएगा या मुआवजा भी दिया जाएगा। तो इन प्रोविजनों के आधार पर क्या किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में जो 17 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इस 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या किया जाता है साथियों, चुनौती दी जाती है। जब इसको चुनौती दी जाती है तो न्यायपालिका इसके संबंध में क्या निर्णय देती है, हमारे लिए ये कहानी है, उसके बाद में हमारे लिए जो ये जजमेंट दिया वो महत्वपूर्ण है।
न्यायपालिका ने क्या कहा साथियों कि न्यायपालिका ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, वो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर बहुत ही पवित्र है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा साथियों, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर क्या है, बहुत ही पवित्र है और बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। और संशोधन के द्वारा ही इन फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीना जा सकता है। संशोधन के द्वारा ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा इसको क्या नहीं किया जा सकता है, नागरिकों से छीना नहीं जा सकता है। ऐसा कौन से वाद में बोला, गोलकनाथवाद में। ऐसा कौन से वाद में बोला गया साथियों, गोलकनाथवाद में बोला गया। और इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। वो कॉन्सेप्ट होता है भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत। क्या कॉन्सेप्ट होता है साथियों, भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत। भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ये मानता है कि अभी तक अगर फंडामेंटल राइट्स में किसी भी प्रकार के संशोधन किए गए हैं, अभी तक, यानी कि गोलकनाथवाद से पहले अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर किसी भी प्रकार के संशोधन किए गए हैं तो वो तो क्या होंगे, वैध होंगे। लेकिन आने वाले फ्यूचर के अंदर फंडामेंटल राइट्स में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो गोलकनाथवाद के अंदर क्या निष्कर्ष निकला साथियों कि इसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स को क्या बता दिया गया, संविधान का पवित्र भाग बता दिया गया। अगर पवित्र भाग है तो इसको छूना मना है। इसका तात्पर्य है कि संविधान संशोधन के द्वारा भी इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और उसके अलावा क्या बोला कि भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत दिया गया, जिसमें ये बोला गया कि अभी तक अगर गोलकनाथवाद तक अगर फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन कर दिया गया है तो वो तो है वैध, लेकिन आने वाले समय में, लेकिन अब फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऐसा कौन से वाद में बोला, गोलकनाथवाद में। तो गोलकनाथवाद में इनडायरेक्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया साथियों, जो फंडामेंटल राइट्स है उस फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी प्रदान कर दी, किस पे, डीपीएसपी पे। किस पे प्रायोरिटी दे दी साथियों, डीपीएसपी पे। ऐसा कौन से वाद में किया गया, गोलकनाथवाद में किया गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक वाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय न्यायपालिका द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण निर्णय 24 अप्रैल 1973। देखो साथियों, इसका थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। हम कॉन्टेक्स्ट में वही चीज देखने वाले हैं जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के चैप्टर के विवाद से संबंधित है। हालांकि केशवानंद भारती के अंदर सरकार द्वारा, संसद द्वारा किए गए अनेक प्रकार के संशोधनों को चुनौती दी गई थी, लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट में किसको लेने वाले हैं, जो हमारे यहाँ से संबंधित है, अर्थात फंडामेंटल राइट्स एवं डीपीएसपी के चैप्टर से जो संबंधित है। अब देखो साथियों, जैसे ही गोलकनाथ का वाद आया, उस गोलकनाथवाद के बाद में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, एक 25वां संविधान संशोधन 1971 में ये किया जाता है, यानी 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है 1971 में। इसमें क्या प्रोविजन किया जाता है, इसमें ये प्रोविजन किया जाता है कि जो आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी, इनको लागू करने के लिए, आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी को लागू करने के लिए ये कौन से प्रावधान थे, अभी हमने देखा हमारे संविधान के कौन से प्रावधान थे, समाजवादी प्रावधान थे। इन समाजवादी प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकारें क्या कर सकती हैं या राज्य क्या कर सकता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, इनका क्या कर सकता है साथियों, उल्लंघन कर सकता है। क्या था, एक बार वापस देख लो। 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, उसमें ये लिखा गया कि सरकारें क्या कर सकती हैं, आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या कर सकती है, नागरिकों के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का क्या किया जा सकता है, उल्लंघन किया जा सकता है। ये किस प्रकार के प्रोविजन थे, ये प्रोविजन थे उदारवादी। इसका तात्पर्य है कि इनडायरेक्ट रूप से ये संघर्ष किसके बीच में था, दो विचारधाराओं के बीच में संघर्ष था। एक तरफ बोल रहा था कि संपत्ति का अधिकार क्या होना चाहिए, व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, और एक तरफ क्या बोला जा रहा है कि संपत्ति का पर्पज क्या होना चाहिए, समुदाय की भलाई के लिए होना चाहिए। तो इस
संविधान संशोधन को, इस संविधान संशोधन को क्या किया जाता है साथियों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में चुनौती दी जाती है। हालांकि जो केशवानंद भारती की जो और डिबेट है, इसको हम कहाँ पे देखेंगे, जब फंडामेंटल जो हमारा संविधान है उस संविधान का मूलभूत ढांचा पढ़ेंगे और हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे, जब न्यायिक समीक्षा का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे भी इसको देखने वाले हैं। लेकिन अभी किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स एवं डीपीएसपी के मध्य जो विवाद हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देख रहे हैं। इसमें क्या बोला गया, इसमें जो 25वां जो संविधान संशोधन था, उस 25वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका ने क्या माना साथियों, वैध माना। क्या माना, वैध माना। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो समाजवादी प्रावधान है आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, इसको लागू करने के लिए क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। ऐसा किया जाता है तो वो वैध है। इसका तात्पर्य है न्यायपालिका ने भी ये माना कि सरकारें जो सामाजिक न्याय के लिए जो कार्य कर रही है वो क्या है, तर्कसंगत है। लेकिन इसी वाद के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है मूलभूत ढांचे का, मूलभूत ढांचे का, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आता है, और जिसमें यह बोला जाता है कि संसद क्या कर सकती है, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बेशर्त, यानी कि कंडीशन ये है कि हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए, हमारा संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अर्थात ये हो गया कि क्या किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस किए जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस किए जा सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाई है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स में आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, बट कंडीशन है मूलभूत ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। और सरकार के द्वारा जो 25वां संविधान संशोधन किया गया वो क्या है, वैध है। अर्थात सरकारें जो समुदाय की भलाई के लिए जो कार्य कर रही है, जो सामाजिक न्याय के लिए जो कार्य कर रही है वो क्या है, वैध मान लिया गया। उसके बाद में अगला वाद आता है मिनर्वा मिल्स का वाद, जो इसके संबंध में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। मिनर्वा मिल्स वाद यह है साथियों 1980 का। इसमें क्या होता है, मिनर्वा मिल्स मुख्यतः क्या थी साथियों, कर्नाटक में एक कपड़ा मिल थी, जिसका क्या कर दिया जाता है, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 39 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है उस 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से क्या कर दिया जाता है, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, और इसका नेशनलाइजेशन करके क्या कर दिया जाता है, इसको 9 शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि जो न्यायपालिका क्या नहीं कर सके, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सके। तो अब इससे पहले क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया साथियों, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। मिनर्वा मिल्स वाद से पहले 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1976 में। इसमें क्या कर दिया जाता है, इंदिरा गांधी सरकार जोश में आ जाती है। जब 25वें संविधान संशोधन को क्या मान लिया जाता है, संवैधानिक मान लिया जाता है, तो इंदिरा गांधी सरकार क्या आ जाती है, जोश में आ जाती है, और वो क्या बोल देती है कि जो डीपीएसपी है, जो समस्त डीपीएसपी है, यानी डीपीएसपी का जो चैप्टर है वो क्या होगा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 पर क्या होगा, प्राथमिक होगा। क्या होगा, प्राथमिक होगा। जबकि 25वें संविधान संशोधन में क्या था कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C ये दो ही प्राथमिक थे, लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या कर दिया जाता है, सभी डीपीएसपी को क्या बता दिया जाता है साथियों, प्राथमिक बता दिया जाता है। फिर जब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या किया जाता है, न्यायपालिका में चुनौती दी जाती है, कौन से वाद में, मिनर्वा मिल्स वाद में, तब न्यायपालिका द्वारा डीपीएसपी एवं फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के संबंध में क्या निर्णय दिए जाते हैं। तो मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलता है, सर्वोच्च न्यायालय ये बोलता है कि डीपीएसपी एवं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एवं फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि डीपीएसपी एवं फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, एक ही रथ के दो पहिए हैं, इसीलिए दोनों पहियों की बराबर इंपॉर्टेंस ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि डीपीएसपी एवं फंडामेंटल राइट्स क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसीलिए दोनों पहलुओं की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो विवाद है, तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि डीपीएसपी एवं फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के बीच में क्या नहीं होनी चाहिए, प्राथमिकता, यानी कि इनके बीच में प्राथमिकता एवं
जो सर्वोच्चता को लेकर जो संघर्ष है वो क्या नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। इनके बीच में ऐसा किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि दोनों क्या है साथियों, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों क्या है, एक ही रथ के दो पहिए हैं। इसके अलावा मिनर्वा मिल्सवाद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया जाता है, वो है सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत। सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत यानी कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल। कौन सा सिद्धांत दिया जाता है? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल दिया जाता है। कौन से वाद में दिया जाता है? मिनर्वा मिल्सवाद में दिया जाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलता है कि हमारे संविधान के जितने भी जो आदर्श हैं, यानी संविधान के आदर्श कौन कौन से हो गए यहाँ पे, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, ये है क्या है, हमारे संविधान के आदर्श हैं। और जो हमारे संविधान की जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें प्राथमिकता को लेकर, उनमें सर्वोच्चता को लेकर किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिए, अपितु उनके बीच में क्या बना रहना चाहिए, समन्वय बना रहना चाहिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए, उनके बीच में क्या होना चाहिए, सौहार्द बना रहना चाहिए। यही सिद्धांत किससे संबंधित है? सामंजस्यपूर्ण संरचना से संबंधित है। जिस प्रकार से अगर हम संघीय विवाद जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या होते रहते हैं, संघर्ष होते रहते हैं। संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। लेकिन जो सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत ये बोलता है कि संघ सरकार और राज्य सरकारों में किसी भी प्रकार का प्राथमिकता को लेकर या सर्वोच्चता को लेकर संघर्ष नहीं चलना चाहिए, अपितु दोनों की क्या है, बराबर इंपॉर्टेंस है। दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। उसी प्रकार से अगर हम आदर्श के रूप में बात करें तो आदर्श में डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक रथ के दो पहिए हैं और उन दोनों पहियों की क्या है साथियों, इक्वल इंपोर्टेंस ही है। ऐसा सिद्धांत कौन सा बोलता है? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत बोलता है। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत कौन से वाद के अंदर आता है? मिनर्वा मिल्सवाद के अंदर आता है। और मिनर्वा मिल्सवाद के अंदर जो डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स को के सर्वोच्चता को लेकर और जो प्राथमिकता को लेकर जो संघर्ष था, वो संघर्ष क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वो संघर्ष क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही जो हमारा डीपीएसपी का चैप्टर है, वो डीपीएसपी का चैप्टर भी क्या हो जाता है साथियों, समाप्त हो जाता है। अब हम क्या कर लेते हैं, आज की जो हमारी क्लास हुई उस क्लास से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चन का सोल्यूशन जानने का प्रयास कर लेते हैं। शुरू के जो दोनों क्वेश्चन हैं वो दोनों क्वेश्चन साथियों आरपीसी के एग्जाम में यानी कि आरएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। आपको क्या करना है, कथनों पर विचार करना है। जो अभी हमने आपको पढ़ाया है उसी के संदर्भ में आपको क्या करना है, विचार करना है कि मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना का सिद्धांत अपनाया गया है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल अपनाया गया है। अभी अभी हमने देखा है कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन से वाद में दिया जाता है, मिनर्वा मिल्सवाद में दिया जाता है। कौन से वाद में दिया जाता है, मिनर्वा मिल्सवाद में 1980 के अंदर दिया जाता है, जिसमें यह बोला जाता है कि जो हमारे संविधान के जो आदर्श हैं, डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार की सर्वोच्चता का संघर्ष नहीं होना चाहिए, अपितु दोनों की क्या है, बराबर महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल की सहायता से अगर हम बात करें, अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स किस प्रकार के डेमोक्रेसी की बात करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। और डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी किस प्रकार की डेमोक्रेसी की बात करता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी की बात करता है। अगर हम इन दोनों चैप्टरों को मिला ले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करेगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्लस सोशल डेमोक्रेसी। और यही हमारा संविधान समग्र संविधान बनेगा। हमारा अगर इंटीग्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, जो हमारे संविधान के जो सभी भाग हैं वो क्या है, आंगिक रूप से जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक रूप से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से हमारा जो शरीर है और शरीर के विभिन्न भाग आपस में जुड़े हुए हैं और शरीर के प्रत्येक भाग की बराबर इंपॉर्टेंस है, उसी प्रकार से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अध्याय लिखे हुए हैं, जो 22 अध्याय लिखे हैं, इन 22 अध्यायों की क्या है साथियों, इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये कौन से वाद में बोला गया, मिनर्वा मिल्स वाद में बोला गया, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल दिया गया। उसके बाद में 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल
आर्टिकल 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर आर्टिकल 39B एवं आर्टिकल 39C में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की वरीयता को संस्थापित की है। एक चीज ध्यान में रखें साथियों, क्या हुआ कि जो मिनर्वा मिल्स का वाद था उसके अंदर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को तो क्या कर दिया गया, असंवैधानिक करार दिया गया। अर्थात इसके अंदर जो प्रोविजन था कि हम क्या करने वाले हैं, सभी डीपीएसपी को आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 39 पर क्या करने वाले हैं, प्राथमिकता देने वाले हैं। तो इसको तो क्या बता दिया जाता है, असंवैधानिक बता दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 25 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1971 में, उसमें क्या किया गया था, उसमें किया गया था कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C उसके ऊपर किसको, इनको प्राथमिकता प्रदान की गई थी। इनको प्राथमिकता किस पे प्रदान की गई थी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31। इसको क्या माना था, इसको वैध माना था। इसको क्या माना था साथियों, वैध माना था, इसको संवैधानिक माना था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन फिर भी जो 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो क्या है, वैध है। अर्थात जिसमें जो समाजवादी प्रावधान है उन समाजवादी प्रावधानों को लागू करने के लिए इनका क्या किया जा सकता है, उल्लंघन किया जा सकता है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आप सभी को पता है कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से क्या कर दिया गया, 1978 में क्या कर दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अपितु अधिकार के रूप में समाप्त करके कौन सा अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया था। इसीलिए इसके अंदर ये दोनों कंडीशन वैलिड थी, यानी कि 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो भी वैलिड था, और जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जो प्रिंसिपल है वो भी कौन से वाद में था साथियों, मिनर्वा मिल्स वाद में था। तो दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे करेक्ट हो जाएंगे, यानी सही हो जाएंगे। तो 1 एवं 2 दोनों ही सत्य हैं, अर्थात सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है साथियों। इसमें क्या बोला गया है, वो आपको कथनों पर विचार करना है कि नंबर ए क्या बोला है कि 44वें यानी कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक यानी सभी नीति निर्देशक तत्वों को आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 में उल्लेखित जो फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों पर प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी प्रदान की गई है। अब देखो, अभी हमने देखा कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट साथियों, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, 1976, इसकी सहायता से क्या किया गया था, सभी जो डीपीएसपी है उन सभी डीपीएसपी को आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 पर प्रायोरिटी प्रदान की गई थी। तो ऐसा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से किया गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से किया गया था जब किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये 44वां संविधान संशोधन तो किससे संबंधित है साथियों, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। और ये संविधान संशोधन किसके टाइम में आता है, मोरारजी भाई देसाई की जो गवर्नमेंट होती है उसके समय आता है। तो यहाँ पे ये फैक्ट गलत है, ये जो फैक्ट लिखा है ये फैक्ट गलत है, बाकी आगे की जो लाइन है साथियों वो सही है कि क्या कर दिया गया था, सभी डीपीएसपी को इस पे जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 31 पर क्या कर दी गई थी, प्राथमिकता प्रदान कर दी गई थी। तो ये गलत हो गया। उसके बाद में मिनर्वा मिल्स वाद यानी 1980 के अंदर क्या किया, 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि केवल आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में उल्लेखित जो मूल अधिकारों पर ही प्राथमिकता क्या है, संवैधानिक है। अभी मैंने बताया कि जो 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उस 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या बनाए रखा गया साथियों, वैध बनाए रखा गया, जिसमें क्या था कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को क्या कर दी गई थी, प्राथमिकता प्रदान कर दी गई थी। किस पर प्राथमिकता प्रदान कर दी गई थी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 पे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केवल 2 सही और 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच में अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है।
यानी कि जो क्वेश्चन है वो डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स के बीच में जो डिफरेंस है उससे रिलेटेड है, जो अभी अभी हमने पढ़ा है कि मौलिक अधिकार सकारात्मक है। मौलिक अधिकार सकारात्मक नहीं है, अपितु मौलिक अधिकार क्या है, नकारात्मक विचार है। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है, सकारात्मक विचार है। ये बोल रहा है कि नकारात्मक। नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक विचार क्यों है, क्योंकि इसमें राज्य क्या करता है, लोगों के कल्याण करने के लिए आगे आता है, लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए क्या आता है साथियों, आगे आता है। राज्य यहाँ पे दाई माँ के रूप में हमेशा लोगों की क्या करता रहता है, सेवा करता रहता है। उसके बाद में बी ऑप्शन की बात की जाए तो मौलिक अधिकार नैतिक राजनीतिक रूप से मान्य है। अभी मैंने बताया कि जो मौलिक अधिकार है, नहीं जो फंडामेंटल राइट्स है वो विधिक रूप में मान्य है। कौन से रूप में मान्य है, विधिक रूप में मान्य है। जबकि जो डीपीएसपी है वो डीपीएसपी किसके रूप में मान्य है, नैतिक एवं राजनीतिक रूप में मान्य है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक रूप में मान्य क्यों है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व क्या है, एवाद योग्य है। इसलिए राज्य का क्या है, ये नैतिक कर्तव्य है कि राज्य क्या करे, इनको लागू करे। उसके बाद में अगर सी ऑप्शन की बात करें तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो सिद्धांत हैं समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। अगर हम बात करें जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, वो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर उदारवादी दर्शन पर आधारित है, इसीलिए ये व्यक्तिवाद की बात करता है और व्यक्ति के जीवन को आगे लेके जाने की बात करता है, व्यक्ति के जीवन में उत्थान की बात करता है। जबकि जो डीपीएसपी के चैप्टर में जो कुछ प्रावधान है वो किससे जुड़े हुए हैं, समाजवाद से जुड़े हुए हैं, जो क्या करता है, समुदाय के कल्याण की बात करता है। क्योंकि इसके अंदर हम जो राज्य का जो स्वरूप देखा था वो किस प्रकार का था, लोक कल्याणकारी। किस प्रकार का राज्य था, लोक कल्याणकारी, अर्थात राज्य इस प्रकार का होगा ताकि वो लोगों के जीवन में क्या कर सके, लोगों के जीवन का कल्याण कर सके। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर भी डी देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बिना किसी कानून के आवश्यकता के स्वतः ही लागू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, डीपीएसपी को लागू करने के लिए विधि का निर्माण करना पड़ेगा। क्योंकि आर्टिकल 37 में हमने क्या पढ़ा है कि नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे, एवाद योग्य होंगे। नीति निर्देशक तत्व क्या है, शासन संचालन के मूलभूत तत्व हैं और विधि द्वारा इनका क्रियान्वयन करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसका तात्पर्य हुआ कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए राज्य को क्या करना होगा, विधि का निर्माण करना होगा। तो ये बोल रहा है कि स्वतः लागू होगा, तो स्वतः लागू नहीं होगा साथियों, राज्य को विधि का निर्माण करने की आवश्यकता होगी। और मौलिक अधिकारों का जो अध्याय हो उसको कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतः ही लागू होता है। तो ये हमारा क्या हो गया साथियों, हमारा जो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए हैं। हमने पढ़ लिया है साथियों, हमारी जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को पढ़ लिया है। और हमारे जो संविधान की जो यात्रा होती है, अर्थात जो हमारे संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है उसके अंदर जो 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट भी पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है। हमने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया है। और आगे अभी हमने क्या पढ़ लिया है साथियों, डीपीएसपी भी पढ़ लिया है। और आगे की जो हमारी क्लास होगी वो किस पर होने वाली है, फंडामेंटल ड्यूटी पर होने वाली है। जब हमारी ये जो क्लास है हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज होने के बाद में क्या होगा साथियों, हमारे जो संविधान के जो वैचारिक तत्व हैं, हमारे जो संविधान के जो वैचारिक तत्व हैं, वो वैचारिक तत्वों से संबंधित जो भी हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम संघ की कार्यपालिका से हमारा जो चैप्टर होगा उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।